हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पॉलिटी की ये क्लास आपकी अनुरत चल रही है। पिछले 7 लेक्चर आपके पास जा चुके हैं और आज हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं पॉलिटी का 8वां लेक्चर, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भाग 1 के बारे में। इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में संविधान की अनुसूचियों तक पढ़ लिया था। कौन कौन सी अनुसूचियाँ हैं, संविधान के भाग पढ़ चुके हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ चुके हैं, संविधान सभा का निर्माण पढ़ चुके हैं। आपको अगर पॉलिटी शुरू से देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जहाँ पे प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो लेक्चर 1 से क्रमवार तरीके से वहाँ पढ़े हुए, उसको जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में। आप सबको पता है कि भाग 1 में है संघ और उसका राज क्षेत्र, जिसको हम अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 1 से 4 में दिया गया है भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र। ये हमने आपको भाग के अंतर्गत पढ़ाया था। तो हमारे पढ़ने का सीक्वेंस यही होगा कि पहले हम भाग 1 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत संघ और उसका राज क्षेत्र पढ़ेंगे। फिर भाग 2 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम नागरिकता पे चर्चा करेंगे। इसके बाद भाग 3 पढ़ेंगे, जिसमें हम मौलिक अधिकारों के बारे में बात करेंगे। फिर भाग 4 पे चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से अब हमारी क्लास कंटिन्यू तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज संविधान का भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो इसके अंतर्गत जो पहला अनुच्छेद दिया गया, मैंने आपको बताया था, चाहे आप पहला अनुच्छेद पढ़िए, चाहे पहला भाग पढ़िए और चाहे पहली अनुसूची पढ़िए, हर जगह पे आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में बताया गया आपको संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, जिसमें कहा गया है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इंडिया डेट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन, यही कहा गया अनुच्छेद 1 में। अब कही तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है और वही जानना आपके लिए आवश्यक है। बाकी किताब में पढ़ने को तो हर जगह लिखा है कि संघ और उसका राज क्षेत्र अनुच्छेद 1 में, लेकिन संघ और उसके राज क्षेत्र से तात्पर्य क्या है, हमको ये जानना है। तो फ्रेंड्स, ये जो कहा गया है इंडिया जो कि भारत है, तो कभी आपसे अगर ये सवाल पूछे कि भारतीय संविधान में भारत को किन किन नामों से पुकारा गया है, तो भारतीय संविधान में संविधान के अनुसार केवल 2 नाम ही मान्य हैं भारत के। एक नाम है इंडिया, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। इसके अलावा बाकी जितने नाम हैं, चाहे वो हिंदुस्तान कहिए या कोई और नाम कहिए, आर्यावर्त कहिए, ठीक है, वो सारे नाम लीगल तौर पे, संवैधानिक तौर पे मान्य नहीं है। भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नाम के रूप में केवल 2 नामों को ही मान्यता प्रदान की गई है। एक नाम इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत। तो इंडिया जो कि भारत है क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब क्या है? यूनियन से। ठीक है। इंडिया डेट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियन। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये जो शब्द आया है यूनियन, ये अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है और इसका मतलब भारतीय संविधान में ये बताया गया है, इससे निम्नलिखित 3 अर्थ निकलता है। इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा, इससे 3 अर्थ निकलता है। कौन कौन सा अर्थ निकलता है? पहला अर्थ तो ये निकलता है कि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। इसका क्या तात्पर्य है? भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि राज्यों को, जो राज्य हैं और जो संघ है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि जब चाहेगा राज्य अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये जो पहला अनुच्छेद है, उसमें ये 3 बातें छिपी हुई हैं। पहली बात ये कि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं होगा, जैसे अमेरिका में है। अमेरिका में क्या सिस्टम था? अमेरिका में सिस्टम ये था कि वहां पे पहले सब अलग अलग राज्य थे। जैसे वर्तमान में अमेरिका में 51 प्रांत हैं, पहले 50 प्रांत थे। तो वो 50 प्रांत पहले अलग अलग थे। ठीक है। तो उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ सारे राज्यों के बीच, जो 50 राज्य थे, कि आज से सारे राज्य मिलकर एक देश बन जाएंगे और नागरिकता दोहरी चलती रहेगी। राज्यों की अपनी नागरिकता होगी, केंद्र की अपनी नागरिकता होगी, क्योंकि राज्य पहले से स्वतंत्र थे वहां पे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राज्य स्वतंत्र नहीं है। इसीलिए यहां कहा गया है कि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का यहां परिणाम नहीं है। लेकिन अमेरिका में आपसी समझौते का परिणाम था। 50 राज्य मिलकर एक देश बनाए, जिसको नाम दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका। इसीलिए हम कहते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मतलब वहां राज्यों का आपस में अनुबंध हुआ, आपस में उन्होंने समझौता किया कि आज से 50 राज्य मिलते हैं और उनकी एक कॉमन देश के नाम से उनको जाना जाएगा, जिसको नाम दिया गया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लेकिन भारत में ऐसा नहीं था। भारत में राज्य नहीं थे। ठीक है। भारत में राज्य अलग नहीं थे कि सभी राज्य मिले और कहे कि ये भारत है। भारत पहले
से है बृहत कॉन्सेप्ट और उसके अंतर्गत राज्य अपने आप समाहित है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं होगा, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ कि राज्य मिलकर देश बनाए हैं। देश के अंदर राज्य है, राज्यों से मिलकर देश नहीं बना है। ठीक है, क्लियर। दूसरा अर्थ इसका यह निकलता है कि राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होगा। अमेरिका के जो राज्य हैं वो संघ से अलग हो सकते हैं क्योंकि वो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम है। अमेरिका में सारे राज्य मिले हैं तब अमेरिका बना है यूएसए, इसलिए नाम दिया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्योंकि सारे राज्य यूनाइट हुए हैं आपस में, फिर अमेरिका बना। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, यहाँ के राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है। कोई राज्य, आप कहिए उत्तर प्रदेश कल वो कह दे हम भारत से अलग होकर अलग देश बन गए, तो उनको ये अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि भारत बहुत पहले से था और उसके अंतर्गत ये राज्य हैं। राज्यों से मिलकर भारत नहीं बना है, भारत के अंतर्गत राज्य बने हैं, ये याद रखिए। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि भारत के सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू होगा। जब संविधान बना था तो उसमें जम्मू कश्मीर को छोड़कर कहा गया था, लेकिन अब तो ऐसा है नहीं, आर्टिकल 370 रिमूव किया जा चुका है। तो भारत के सभी राज्यों पर एक समान कानून लागू होगा, मतलब संघ को वरीयता दी गई है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अनुच्छेद 1 में बात तो बहुत छोटी की गई है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, और लिखा है इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। तो इस यूनियन का मतलब अमेरिका में दूसरा है और भारत में दूसरा है। भारत में क्या है, हमने बताया कि इसके 3 अर्थ निकलते। एक, भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं होगा। यह राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते, उनको अलग होने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो कह दें आज से हम स्वतंत्र राज्य बन गए, हम अलग देश हो गए। कल को महाराष्ट्र कह दे कि हम अलग देश हैं आज से, ऐसा नहीं हो सकता है। भारत में कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, अमेरिका में हो सकता है। ठीक है, भारत के सभी राज्यों पर एक समान ही कानून लागू होगा। तो ये रही अनुच्छेद 1 की बात। अब इसमें जो भारत का संघ कहा गया है, भारत का संघ और उसका राज्य क्षेत्र, इसका भी मतलब बड़ा है। भारत का संघ का मतलब ये कि वर्तमान में जब ये बन रहा था तो उस समय जो राज्य थे वो हैं भारत के संघ, जिन पे जो भारत के साथ मिलकर शासन चला रहे हैं। उसका राज्य क्षेत्र का मतलब जो कभी भाग भारत का था वो सभी राज्य क्षेत्र, पूर्व में जब ये लिखा गया है उस समय के पहले तक जो भी राज्य भारत में शामिल थे, उसका राज्य क्षेत्र से मतलब यही है कि वो सारे राज्य इसमें शामिल हैं। समझ रहे हैं आप, बृहत कॉन्सेप्ट। जैसे पीओके है वो भी भारत में शामिल है। तो संघ का मतलब यह है कि वर्तमान में जो राज्य हैं और उसका राज्य क्षेत्र जहां तक विस्तारित था पहले, जिसको कहते हैं अखंड भारत। ठीक है, तो वो इसमें लिखा गया है। बहुत आगे की चीज सोची गई है, आप समझिए इस बात को। तो फ्रेंड्स, पहला आप समझ गए कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में इसी बात की चर्चा की गई है। अगर कभी आपसे पूछे भारतीय संविधान में भारत के किन किन नामों को वैलिड किया गया, तो केवल 2 नाम है जो संवैधानिक है, एक इंडिया और दूसरा भारत। अगर कभी कहे हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान संवैधानिक नाम नहीं है, संवैधानिक नाम केवल 2 हैं, एक भारत और एक इंडिया। ठीक है, आइए अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? इसमें यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। दोस्तों, अब इस नए राज्यों का प्रवेश करने का तात्पर्य क्या है? हमको तो लिखी तो सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी कि नए राज्यों का प्रवेश समझना जरूरी है। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, बाकी अनुच्छेद 1 कहाँ नहीं लिखा, बेयर एक्ट ले लीजिए, सारे अनुच्छेद लिखे गए हैं। लक्ष्मीकांत ले लीजिए, सब कुछ लिखा गया है। कोई और बुक ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, समझना जरूरी है। और यहाँ मैं आपका सारा डाउट क्लियर करने आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है, नए राज्यों का मतलब किसी संधि के द्वारा, ठीक है, किसी विजय के द्वारा। नए राज्य का मतलब बस ये है कि ऐसे राज्य जो भारत में शामिल नहीं हैं, मान लीजिए कि पाकिस्तान का कोई राज्य है, ठीक है, और उसको हम किसी संधि के द्वारा भारत में मिला लें। जैसे आपका है मान लीजिए लाहौर, ठीक है, लाहौर को हम किसी संधि के द्वारा भारत में मिला लें और वो भारत का राज्य बन जाए, तो कभी सवाल बनेगा कि लाहौर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश मतलब ऐसे राज्य जो आज तक भारत का हिस्सा नहीं थे, उनको या तो किसी संधि के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया या लड़ाई जीत के। जैसे भारत कल को आक्रमण कर दे पाकिस्तान के ऊपर और लाहौर को जीत ले,
और उसको भारत का एक राज्य बना दे। वर्तमान भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 है और केंद्र शासित प्रदेश 8 है, और उसको भी ले आए 29 राज्य हो जाएं। ठीक है, तो ये जो पाकिस्तान का लाहौर भारत में शामिल किया जाएगा वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। समझ में आ रही होंगी चीजें आपकी। मान लीजिए हम नेपाल का कोई राज्य जाएं, लड़ाई करके जीत लें, तो नेपाल का जो राज्य हम जीतेंगे उसको हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में शामिल करेंगे? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 आपको समझ में आ गया। इसमें यह कहा गया है कि संसद विधि द्वारा भारत में नए राज्यों के गठन या नए राज्यों के प्रवेश की जिम्मेदारी किसको दी गई, शक्ति किसको दी गई है? भारतीय संसद को दी गई। कभी पूछे कि नए राज्यों का प्रवेश कौन कर सकता है, तो संसद कर सकती है विधि बना के। ठीक है, तो भारतीय संसद नए राज्यों को भारत में ऐड कर सकती है। यहाँ पे नए राज्य से मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश को 2 भागों में अलग करके जैसे उत्तराखंड बना दिया गया था, उस राज्य की बात नहीं किया जा रहा। इसमें इस राज्य की बात किया जा रहा है जो भारत का हिस्सा नहीं है, जिसको हम जीतते हैं या किसी संधि के द्वारा हासिल करेंगे, उसको हम किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में शामिल करेंगे? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। जो बाहरी राज्य हैं, जो किसी अन्य देश के राज्य हैं और उस पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं, संधि के द्वारा, किसी संधि के द्वारा हम ले लेते हैं, तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत शामिल होगा। ठीक है, तो इसमें यही कहा गया। उदाहरण के तौर पे आप सिक्किम को देख सकते हैं। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, भारत में शामिल नहीं किया गया था बल्कि भारत में एक राज्य के तौर पे लिया गया था, लेकिन पूर्ण राज्य का एसोसिएट राज्य के रूप में शामिल किया गया था। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 36वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। तो सिक्किम एक उदाहरण है जो कि भारत का हिस्सा नहीं था। ठीक है, हमने इसको भारत में प्रवेश कराया है, जीत के शामिल किया है, संधि के द्वारा शामिल किया है, तो इसलिए सिक्किम इस अनुच्छेद के अंतर्गत आया। किसके? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। क्लियर है चीजें आपकी? आइए बढ़ते हैं अनुच्छेद 3 के बारे में। फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 में किस बात की चर्चा की गई? इसमें नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नामों में, सीमाओं में व क्षेत्रों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान किए गए। मतलब यह है, अगर कोई नया राज्य बनाया जाता है, जैसे उत्तराखंड बनाया गया था, उत्तर प्रदेश से अलग करके हमने क्या बनाया? उत्तराखंड बनाया। तो उत्तराखंड एक नया राज्य बना ना, लेकिन उत्तर प्रदेश तो पहले से भारत का राज्य उससे अलग होकर बना है, तो इसलिए अनुच्छेद 3। और अगर कोई ऐसा राज्य हम बनाए जैसे लाहौर को लाके भारत में शामिल कर लें, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। इसलिए यहां कहा गया नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, और यहां कहा गया नए राज्यों का निर्माण। प्रवेश का मतलब वो राज्य पहले से है, हमने शामिल किया। निर्माण का मतलब हमने अपने ही राज्य को काटा है और उसके जगह पे एक दूसरा राज्य बनाया है। जैसे उत्तराखंड का निर्माण हमने किया, तो उत्तर प्रदेश को हमने 2 भागों में विभक्त किया और नए राज्य का निर्माण किया जिसका नाम हो गया उत्तराखंड। तो भारत के ही किसी राज्य को अलग बांटा जाता है, उसकी जगह पे कोई नया राज्य अलग करके बनाया जाता है, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया जाएगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाया जाएगा। वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन किया, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम है, अब इसका नाम अगर बदला जाए कभी, तो उत्तर प्रदेश का नाम मान लीजिए उत्तम प्रदेश रखना हो, तो उत्तम प्रदेश रखने के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिवर्तन किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत परिवर्तन किया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, जैसे उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र को हमको देना है मध्य प्रदेश को, और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र अपने में शामिल कर लेना है। ठीक है, तो वो काम किसके अंतर्गत किया जाएगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाएगा। तो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं व क्षेत्रों में परिवर्तन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अब आइए इस पे देखते हैं। अब मान लीजिए, अब ये अधिकार किसको दिया गया है? ये अधिकार दिया गया है संसद को। इसमें राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिया गया। अगर किसी राज्य को डिवाइड करना है, बांटना है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था, ठीक है, बिहार से झारखंड को अलग किया गया है, तो ये अलग करने का अधिकार किसको दिया गया? संसद को दिया गया, ना कर राज्यों को दिया गया। और किस बहुमत के द्वारा राज्य संसद इसको पारित कर सकता है? तो फ्रेंड्स, संसद 50% के बहुमत के साथ, अर्थात साधारण बहुमत से नए राज्यों का गठन कर सकती है या उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, उसके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। 50% बहुमत या साधारण बहुमत। ठीक है, तो कभी आपसे पूछे कि नए राज्यों के निर्माण के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और किस प्रकार नए राज्यों का गठन किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये जो विधेयक होगा इसको राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, ठीक है, किसके पूर्व सहमति से? राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से, पूर्व
सहमति से संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसके लिए आवश्यक होती है। राष्ट्रपति के पूर्व सहमति का मतलब यह है कि राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है ये कार्य करने से पहले, इसीलिए लगाया गया पूर्व सहमति। कार्य करने से पहले राष्ट्रपति से पूछिए तो पूर्व होता पहले का मतलब, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से संसद के किसी भी सदन में, किसी भी सदन का मतलब क्या होता है, चाहे लोकसभा में और चाहे राज्यसभा में, तो संसद के किसी भी सदन में इसको पेश किया जा सकता है और वहां से साधारण बहुमत से इसको पास कराया जा सकता है, ठीक है। अगर साधारण बहुमत से पास हो जाता है ये विधेयक, राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस विधेयक पे, इस बिल पे अपना सिग्नेचर करेगा और ये नया राज्य जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा। या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना तो नया राज्य, उस राज्य का नाम भी परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, पहली चीज जो सवाल पूछता है कि नए राज्यों के गठन के लिए या उसके नाम में परिवर्तन के लिए, उसकी सीमा में परिवर्तन के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है, तो साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यह अधिकार किसको दिया गया, तो संसद को दिया गया है, ठीक है। प्रक्रिया क्या है इसकी, तो प्रक्रिया यह है कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक या नाम में चेंजिंग संबंधित परिवर्तन के लिए जो विधेयक बनाया गया उसको राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा। वहां से वो साधारण बहुमत, मतलब कि 50%, 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती, साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत से पास कर दिया जाए, राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे, नया राज्य अस्तित्व में आ जाएगा, ठीक है। ये है इसकी प्रक्रिया। अब देखिए अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो अनुच्छेद 4 में यह कहा गया है कि जो प्रक्रिया हमने अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अपनाई है, ठीक है, तो इसीलिए यहां लिख गया है उपर्युक्त अनुच्छेद के अंतर्गत अपनाई गई प्रक्रिया। उपर्युक्त मतलब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई गई है नए राज्यों के प्रवेश के लिए संसद के द्वारा या फिर नए राज्यों के निर्माण के लिए, उसके नाम में परिवर्तन के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई है उसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं माना जाएगा। यही कहा गया है अनुच्छेद 4 में, ठीक है। तो इसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ठीक है, किसके अंतर्गत, आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। मतलब क्या हुआ इसका, समझने का प्रयास करिए। मतलब जो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमने नए राज्यों का निर्माण कैसे कराया, पहले इसको संसद में पेश किया, राष्ट्रपति पूर्व सहमति से वहां से बिल पास हो गया और नया राज्य बन गया। लेकिन इस बिल को जो पास हुआ ना, इसको हम संशोधन नहीं मानेंगे क्योंकि साधारण बहुमत से किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको संशोधन नहीं माना जाएगा। यही अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो प्रक्रिया अपनाई गई संसद के द्वारा, उस प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। यही हमने पढ़ा। तो फ्रेंड्स, संघ और उसका राज्य क्षेत्र आज हमने पढ़ा है कि भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में, 1 में कहा गया है कि इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ होगा। इसके 3 अर्थ निकलते हैं, डिटेल में हमने समझाया आपको। फिर अनुच्छेद 2 पढ़ा हमने, इसमें कहा गया कि संसद विधि द्वारा नए राज्यों का प्रवेश कर सकती। नए राज्य का मतलब ऐसे राज्य जो भारत के नहीं है, किसी अन्य देश के, जैसे लाहौर है पाकिस्तान का राज्य, उसको हम किसी संधि के द्वारा या लड़ाई के द्वारा जीत लें और भारत का एक राज्य बना दें, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, मतलब जैसे उत्तर प्रदेश काट के उत्तराखंड बनाए तो नए राज्य का निर्माण किया हमने, किसी के नाम में परिवर्तन किया गया, ठीक है, या फिर क्षेत्र में परिवर्तन किया गया, तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत होंगी, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होंगी। फिर अनुच्छेद 4 में बस यही कहा गया है कि ये जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हमने जो प्रक्रिया अपनाई ना, उसको संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं मानी जाएगी। यही कहता अनुच्छेद 4। तो हमने संघ और उसका राज्य क्षेत्र बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम पढ़ेंगे राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो आयोग बनाए गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे।